राम राम दोस्तों। आज देखो पॉलिटी का नए विषय इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। संविधान में इमरजेंसी के बारे में क्या प्रावधान दे रखा है, एग्जाम में किस प्रकार के इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेटम टॉपिक में से एक है इमरजेंसी। लगभग हर वर्ष हर 2 वर्ष में इसके संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हम संविधान के अनुसार इसके प्रावधान पढ़ेंगे, वो भी आसान शब्दों में, क्योंकि अधिकतर बुकों में ऐसे शब्दावली का उपयोग किया गया है जिसे आपको समझ में नहीं आता। इस वीडियो में हम आसान शब्दों में इसका आपको समझाएंगे कि इससे संबंधित राष्ट्रपति को क्या अधिकार है, संसद को क्या अधिकार है, कब लगाया जा सकता है और आपातकाल लगाने के बाद क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों में क्या परिवर्तन हो जाता है, नागरिक अधिकारों में क्या परिवर्तन हो जाता है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले बात करें, देखो संविधान में आपातकाल के संबंधित कहाँ उल्लेखित किया गया है, तो हम भाग 18 की बात करें तो भाग 18 आपातकाल प्रावधानों से संबंधित हैं। वहीं आर्टिकल बात करें अनुच्छेद तो 352 से 360 के मध्य आपातकाल के बारे में प्रावधान दे रखा है। ये हो गई संविधान की बातें। परंतु जो आर्टिकल के तहत अलग अलग शब्दावली का उपयोग किया गया है कि कब लगेगा और संसद की कब अनुमति मिलेगी, यह सभी, और कब समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, और क्या क्या केंद्र को शक्तियां मिलेगी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें तो संविधान में आपातकाल के बारे में क्या प्रावधान दे रखे हैं। आखिरकार आपातकाल कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार के आपातकाल है, ठीक है, और संविधान में क्या आपातकाल के बारे में प्रावधान दे रखा है, कितने प्रकार के आपातकाल के बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले देखो, कितने प्रकारों की बात करें तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, ठीक है। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर कि पूर्ण रूप से पूरा भारत में यदि आपातकाल लागू करना है तो राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल होता है, ठीक है। वो भी बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है और क्या क्या इसके प्रावधान है, परंतु हम पहले इसकी बेसिक के बारे में जान लेते हैं। और दूसरा देखें तो संवैधानिक आपातकाल, इसे हम सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और जब राज्य में लगता है तो राज्य आपातकाल भी नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। अब एक देखो गौर करने वाली बात है, पर संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में ऐसी शब्दावली का उपयोग नहीं किया गया, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल हमने यहाँ लिखा है, परंतु संविधान में ऐसे उल्लेख नहीं किए गए। संविधान में आपातकाल की घोषणा क्या है, आपातकाल की घोषणा ऐसे शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है, परंतु राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ऐसे शब्द नहीं। फिर बात करें तो संवैधानिक आपातकाल, तो इसमें भी आपातकाल का उपयोग नहीं किया गया। संविधान में ये दे रखा है कि यदि राज्य में कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है उस समय वो आपातकाल समझ लिया जाता है, राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से आपातकाल का प्रावधान नहीं किया गया। वित्तीय आपातकाल तो है ही। अब हम देखो आगे इन तीनों के बारे में विस्तृत से जानेंगे कि क्या प्रावधान है, संसद की कैसे अनुमति लेनी पड़ती है, कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है और क्या क्या इसमें परिवर्तन हो जाता है जब आपातकाल लगता है। ये सब हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले बात करें हम राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, जब भारत की संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। जैसे संविधान में हमारा उल्लेख दे रखा है कि यदि भारत में युद्ध या कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या उसका खतरा उत्पन्न हो जाए, उस समय क्या लगा सकते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल। तो संविधान में यह दे रखा है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो खतरा उत्पन्न हो जाता है तब क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है।
तो अनुच्छेद की बात करें तो 352 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा करने से संबंधित प्रावधान दे रखा है। इससे हम आगे भी पढ़ेंगे कि घोषणा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं कि मंत्रिमंडल की आवश्यकता भी होती है। तो सबसे पहले देखो पहले क्या था, 42वें संविधान संशोधन से पहले क्या था कि जब भी कोई आपातकाल लगाया जाता है तो पूरे भारत में लगा जाता है, ठीक है, पूरे संपूर्ण भारत में। परंतु उसमें एक संशोधन कह दिया कि ये आवश्यकता नहीं है कि भाई खतरा किसी एक राज्य में हो और आपातकाल पूर्ण राज्य में क्यों लगाया जाए। इसके लिए संशोधन कर दिया गया है कि भारत के किसी भी भाग में कोई खतरा होता है तो उस भाग में ही लगाया जा सकता है। एक और बात है कि जब ये खतरा उत्पन्न होता है, जैसे युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण, तो राष्ट्रपति खतरा से पहले भी आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है, ये भी संविधान में दे रखा है। अब देखो 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक और संशोधन किया गया था कि आंतरिक गड़बड़ी की जगह क्या शब्द का उपयोग किया गया है, सशस्त्र विद्रोह। क्योंकि 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय आंतरिक गड़बड़ी का बहाना बनाकर क्या बनाया था, क्या लगाया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया दिया था। उससे संशोधित करते 44वें संविधान संशोधन द्वारा, तो उसमें क्या ऐड कर दिया, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक गड़बड़ी की जगह। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसकी घोषणा की बात करें तो घोषणा 352 के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की आवश्यकता होती है, ना कि पीएम की सिर्फ। क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार जब 1975 में लगाया था तो पहले ही बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के आपातकाल लगा दिया था। परंतु संविधान में उल्लेख दे रखा है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से ही क्या लगा सकते हैं, आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। अब जब एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो संसद की अनुमति लेना भी आवश्यक है। तो संसद की अनुमति जब घोषणा हो जाती है राष्ट्रीय आपातकाल की, तो उसके 1 माह के भीतर संसद से क्या होता, संसद के समक्ष वो प्रस्ताव प्रस्तुत करना है और पारित भी कराना है। उसके लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सदन की क्या होती है, सदन की विशेष बहुमत के साथ प्रस्ताव को पारित कराना आवश्यक है, वो भी 1 माह के अंतर्गत, ठीक है। ये भी कब जोड़ा गया था, देखो पहले जब 44वें संविधान से संशोधन से पहले यहाँ पे 2 माह का समय था, 2 माह का समय, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भी हटाकर कहाँ क्या कर दिया, 1 माह कर दिया। और इसमें सामान्य बहुमत था, परंतु 44वें संविधान संशोधन को हटाकर क्या कर दिया, विशेष बहुमत कर दिया गया। तो संसद से विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, वो भी 1 माह के अंतर्गत, जब आप राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। यदि मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, उस समय लोकसभा का विघटन हो रखा है, तब क्या होगा, तो जब लोकसभा का पुनः गठन होता है तो पहली बैठक के 30 दिन के भीतर उसे अनुमोदन को पारित कराना आवश्यक है, वो भी विशेष बहुमत से, तभी वो राष्ट्रीय आपातकाल माना जाएगा, अन्यथा वो रद्द हो जाएगा, ठीक है। ये विशेष संसद से संबंधित प्रावधान है। अब उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी, एक बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया तो उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी, तो उद्घोषणा की समाप्ति राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति कब समाप्त कर सके। जब राष्ट्रीय स्तर पर या किसी भाग में जो खतरा उत्पन्न हुआ था उसके कारण जो आपातकाल लगाया गया था, यदि वो खतरा टल गया है तो राष्ट्रपति स्वविवेक से घोषणा पत्र निकाल सकता है और स्वविवेक से क्या कर सकता है, आपातकाल को समाप्त कर सकता है। यदि राष्ट्रपति आपातकाल को समाप्त नहीं करता तो लोकसभा को यह अधिकार दे रखा है कि वो प्रस्ताव लाए और साधारण बहुमत से वो पारित करा के लोकसभा में तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कर सकता है। वो कब जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित कराकर उसको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहले किसके पास शक्ति थी,
तो राष्ट्रपति के पास थी। और अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा को दे रखा है, ना कि राज्यसभा। देखो राज्यसभा में इसकी कोई भूमिका नहीं है समाप्त करने में, ठीक है। यदि पहले अनुमति लेनी हो तो राज्यसभा की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि विशेष बहुमत की सरकार को आवश्यकता होती है यदि आपको राष्ट्रीय आपातकाल रखना है तो, ठीक है। बाकी जब लोकसभा से कोई प्रस्ताव पारित करके साधारण बहुमत से तो आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं, और राष्ट्रपति को स्वविवेक शक्ति दे रखी है कि वो भी आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं। अब देखो इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या प्रभाव पड़ता है, केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोकसभा राज्यसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इन तीनों को हम अलग एक एक करके जानेंगे। देखो सबसे पहले बात करें केंद्र तथा राज्यों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो सबसे पहले एक भारत की एक विशेषता है कि भारत की शासन व्यवस्था एक संघीय व्यवस्था है। क्या है? संघीय व्यवस्था, क्योंकि केंद्र को अपने अधिकार दे रखे, राज्य को अपने अधिकार दे रखे, ठीक है। तो सबको अपने अपने अधिकार दे रखे। देखो संघ सूची, राज्य सूची, विशिष्ट सूची अपने शक्तियों के अनुसार वो कानून बनाती है और क्रियान्वयन करती है। परंतु भारतीय संविधान की एक विशेषता है, वह परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे ही आप आपातकाल लगाएंगे तो संघीय व्यवस्था क्या हो जाती, समाप्त हो जाती है। क्या लग जाता है, एकात्मक हो जाता है पूरा, ठीक है। पूरा संघीय ढांचा क्या हो जाता है, एकात्मक, मतलब पूर्ण रूप से केंद्र के हाथ में हो जाता है, केंद्र के हाथ में हो जाता है जब भी आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो केंद्र राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले देखें तो राज्य सरकार की जो भी शक्तियां हैं वो कहाँ स्थानांतरित हो जाती हैं, तो केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं। किसके नियंत्रण में आ जाती है, केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। हालांकि राज्य सरकार निलंबित नहीं होती है, परंतु उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। मात्र राज्य सरकार की जो शक्तियां प्रदान की गई है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। परंतु निलंबित नहीं होती, वैसा वो बनी रहती है, परंतु जो भी कार्य करना है तो वो केंद्र करेगी। परंतु इसलिए कहते हैं कि केंद्र उस समय क्या हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है आपातकाल के समय। और जो राज्य सूची से संबंधित कोई भी विषय हो, संसद को अधिकार मिल जाता है कि भाई साहब आपातकाल के समय क्या बनाना है, उससे संबंधित कोई कानून बनाना है तो वो अधिकार किसे मिल जाता है, संसद को। राष्ट्रपति संसद में राज्य सूची से संबंधित कोई भी विषय पर कानून बना सकता है, ये अधिकार है। एक नोट करने वाली बात है कि देखो जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है और राज्य सूची से संबंधित कोई भी राज्य पर कानून, राज्य के लिए कानून बने हैं, तो वो कहाँ तक प्रभावी रहेगा। यदि आपातकाल समाप्त हो गया तो वो 6 माह तक क्या होगा, प्रभावी रहेगा। 6 माह के बाद में वो राज्य विधानसभा उसमें कानून में परिवर्तन कर सकती है या उसे हटा सकती है, ये भी प्रावधान दे रखा है। परंतु आपातकाल के समाप्ति के बाद 6 माह तक तो वो प्रभावी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बात करें तो धन से संबंधित क्या प्रावधान दे रखा है। जब धन विधेयक लाता है या केंद्र सरकार द्वारा राज्य को धन प्रेषित किया जाता है, धन भेजा जाता है, तो वो धन में कटौती भी कर सकते हैं कि जब आपातकाल चल रहा है उस समय आपको धन नहीं दिया जाएगा, या धन से देने से मना भी कर सकता है या समाप्त कर सकता है उस आपातकाल के समय, ठीक है। यदि ये धन से संबंधित कोई भी प्रावधान किया रखा है या राज्य को धन नहीं दे रखा है, नहीं दे रहे, तो उससे संबंधित देखो नोट करने वाली बात है। तो यदि राष्ट्रपति संसद में बताना होगा कि आपने राज्यों का जो धन है वो क्यों नहीं प्रदान कर रहे, वो संसद के समक्ष रखना आवश्यक है, ना कि राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति। नहीं, यहाँ पर भी संसद की शक्ति काम आएगी। संसद को बताओ कि आप धन को क्यों नहीं राज्यों को प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बताना आवश्यक है। ये भी एक तरह का प्रभावित होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अब बात करें देखो लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो अक्सर देखो लोकसभा या राज्य विधानसभा या विधानमंडल कहते हैं, ठीक है, विधानसभा ही बेसिकली होती है, क्योंकि राज्य विधान परिषद जो कि एक स्थायी सदन होता है, लगभग 5-6 राज्यों में
है अभी, परंतु राज्य विधानमंडल यहाँ पे लोकसभा है, क्योंकि राज्यसभा एक क्या है, स्थायी व्यवस्था है, वो कभी भंग नहीं होती। लोकसभा और राज्य विधानसभा ही भंग होती है। तो उसमें क्या कार्यकाल में क्या प्रभाव पड़ता है? बेसिकली इन दोनों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। यदि अब राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया और कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, तब उस समय क्या कर सकते हैं? उस समय देखो, आप संसद में विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए आप कितने भी बार, कितने भी समय तक आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एक वर्ष में 1 वर्ष के, एक समय में 1 वर्ष के लिए। ठीक है। आप संसद में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि 1 वर्ष समाप्त हो गया तो आप वापस संसद में लाइए, वापस 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। ये वाला प्रावधान दे रखा है यदि आपका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए समाप्त हो रहा है तो। फिर बात करते हो आपातकाल समाप्ति के बाद, यदि आपातकाल समाप्त हो रहा है तो आप अधिकतम से अधिकतम 6 माह तक ही, वो समाप्ति के बाद से ही गने जाएंगे 6 माह, उस समय तक ही आप क्या कार्यकाल आगे बढ़ा सकते हैं। वापस आपको चुनाव कराने पड़ते हैं। ठीक है। ये निर्भर करता है कार्यकाल के बारे में। यही प्रावधान राज्य विधान सभा के बारे में ही है। ठीक है। ये तय कौन करता है? तो संसद तय करती है, क्योंकि उस समय राज्य विधान सभा के जो अधिकार होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं? केंद्र के हाथ में होते हैं। ठीक है। एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, कितने भी समय तक। यदि 1 वर्ष समाप्त हो गया तो वापस संसद में लाओ और वापस आगे बढ़ा सकते हैं। यदि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया है तो अधिकतम 6 माह तक, उससे गने जाएंगे जिस समय समाप्त हो गए, उससे 6 माह के बाद वापस क्या कराना पड़ता है? चुनाव कराना पड़ता है। ठीक है। अब देखो, मूल अधिकारों के बारे में बात करें तो मूल अधिकारों में क्या प्रभाव पड़ता है? तो मूल अधिकारों के प्रभाव के बारे में देखो, अलग आर्टिकल में दे रखा है। आर्टिकल 358 और 359, ये दोनों ही आर्टिकल मूल अधिकारों के प्रभाव से संबंधित है। ठीक है। इन दोनों में अक्सर एग्जाम में अंतर ही पूछ लेते हैं कि ये किससे संबंधित है, इसमें क्या प्रावधान है और इसमें क्या प्रावधान है। सबसे पहले देखो, आर्टिकल 358 की बात करें तो ये अनुच्छेद 19 की बात करता है। ठीक है। 19 के निलंबन से संबंधित है आर्टिकल 358। ठीक है। अनुच्छेद 19, देखो 19 में कितने अधिकार दे रखे हैं? तो 6 मूल अधिकार दे रखे हैं। उससे समाप्ति की या निलंबन के बारे में बात करते हैं जब आपातकाल लगता है। देखो, जब आपातकाल लग जाता है तो 358 अपने आप प्रभावी हो जाता है। ठीक है। प्रभावी मतलब जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 अपने आप क्या हो जाती है? स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसके अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। वही बात करें, जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो वो स्वतः पुनः लागू हो जाते हैं अधिकार। ठीक है। 358 ये बात कर रखी है। अब देखो, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या संशोधन किया गया? देखो, आर्टिकल 19 जो कि 6 प्रदत्त मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है, वो कब निलंबित होते हैं? जब कोई युद्ध होता है या बाह्य आक्रमण होता है, उसके आधार पर हम आपातकाल को लागू करते हैं, तो उस समय ये तो निलंबित हो जाते हैं आर्टिकल 19। वही यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषणा किए तो सशस्त्र विद्रोह के समय आर्टिकल 19 क्या होगा? निलंबित नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आंतरिक विद्रोह होता है तो उस समय क्या होगा? ये आर्टिकल 19 ये निलंबित नहीं होगा। बाकी जब कोई युद्ध होता है या बाह्य आक्रमण होता है तो उस समय ये निलंबित होता है। ये महत्वपूर्ण टर्म है। दूसरी बात करें कि जब आपातकाल के समय किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन हुआ है और हनन होने के बाद जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो उस समय आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि हमारे आपातकाल के समय ये मौलिक अधिकार का मेरा हनन हुआ है। इसके आधार पर आप न्यायालय में उसकी चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि आपातकाल की बात आपातकाल में, क्योंकि जब आपातकाल में मौलिक अधिकार ही निलंबित हो रखे तब उसकी बाद में आप न्यायालय में नहीं जा सकते जब आपातकाल समाप्त हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। एक तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसको निलंबित नहीं कर सकते 19 को, वही और आपातकाल के अधिकारों को
आपातकाल के बाद में चुनौती नहीं दे सकते। ये दो प्रावधान इससे संबंधित है। वहीं देखो आर्टिकल 359 ये क्या कहता है? 359 आर्टिकल जो 19 को छोड़कर, आर्टिकल 19 को छोड़कर अन्य मूल्य अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान करता है। ठीक है, आर्टिकल 358 किससे संबंधित है? 358, तो 358 जो आर्टिकल 19 के संबंधित जो मौलिक अधिकार दे रखे उससे संबंधित है। परंतु आर्टिकल 359 किससे संबंधित है? तो 59 अन्य मौलिक अधिकार जो 19 नहीं है, 19 को छोड़ के जो अन्य मौलिक अधिकार है उनके निलंबन से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं। देखो, जब भी कभी आपातकाल लगता है तो 19 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित नहीं होते। वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो निलंबित करे या नहीं करे। वो भी निर्भर करता है कि किसी विशेष क्षेत्र में उसे निलंबित करे या पूरे देश में निलंबित करे, वो भी राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये क्या होता है? स्वतः समाप्त नहीं होता है। जब मौलिक अधिकार, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ये मौलिक अधिकार, जो अन्य मौलिक अधिकार है वो स्वतः समाप्त नहीं होते हैं, राष्ट्रपति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और बात करें, देखो वास्तविक रूप से ये मौलिक अधिकार तो जीवित रहते हैं। ठीक है, परंतु उनके उपचार करने वाले जो आप न्यायालय में जाते हो उसके उपचार के लिए कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, परंतु आपातकाल के समय आप न्यायालय में नहीं जा सकते और वो शक्ति समाप्त कर देते हैं कि आप न्यायालय में जाओ, तो वो क्या है? उपचार निलंबित कर देते हैं। ठीक है, तीसरी बात देखो, मौलिक अधिकारों जो कि ये अन्य मौलिक अधिकारों से संबंधित, ये पूरे भारत में या किसी विशेष क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि किसी जहां खतरा उत्पन्न है वहीं तक इसको अधिकारों को निलंबित करना है या पूरे भारत में निलंबित करना है। जब राष्ट्रपति उसको निलंबित कर देते तो बाद में संसद के लिए मंजूरी लेना भी आवश्यक है कि आपने निलंबित क्यों किया गया, तो संसद से मंजूरी लेना भी इससे आवश्यक है। ठीक है, एक नोट करने वाली बात है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते। ये भले ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, परंतु 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित कि अनुच्छेद 20 और 21 क्या राष्ट्रपति शासन के बाद ये निलंबित होते हैं या नहीं होते, पर ये निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, उसको नहीं, राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं कि वो निलंबित करे। ठीक है, ये 20 और 21 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हो अब तक कितनी घोषणाएं की गई, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितना लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखो 1962 से 1958 के मध्य, जब चाइना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में आक्रमण कर लिया था, तो उस समय क्या लगाया था? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। उसी के ठीक बाद जब 65 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो नया आपातकाल लगाने की घोषणा हुई, आवश्यकता हुई नहीं, क्योंककि उस समय वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाए हुए था। क्योंकि जब चीन के बाद में पाकिस्तान ने फायदा उठाकर 1965 में युद्ध की घोषणा की थी, उस समय राष्ट्रीय नई आपातकाल लगाने की आवश्यकता हुई नहीं। तो ये एक ही आपातकाल हुआ जो कि 1962 से 1958 के मध्य हुआ। दूसरा देखें तो जब पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, तब लगाया गया था आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। और तीसरा देखें तो आपको पता ही होगा, इंदिरा गांधी ने लगाया था आंतरिक गड़बड़ी का बहाना बनाकर, जो कि हम अक्सर काला दिन कहते हैं, जो कि राजनीति में ये चर्चित मुद्दा होता है कि आपातकाल लगा दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था। ठीक, परंतु तीसरा आपातकाल 1975 में लगाया था, आंतरिक गड़बड़ी। ठीक है, अभी तो सशस्त्र विद्रोह कर दिया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया इसको। ठीक है, आपको बताना है कि सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, मैंने आगे भी पढ़ा है आपको। ठीक है, तो लगभग कितने 3 अभी तक आपातकाल की घोषणा हुई है और लागू किया गया भारत में। देखो, हमने राष्ट्रीय आपातकाल को पूरा पढ़ लिया। अब हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन, इसे संवैधानिक और राज्य आपातकाल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तृत से जानेंगे। सबसे पहले देखो आर्टिकल 355 क्या कहता है। आर्टिकल 355 कहता है कि केंद्र को इस कृत्य के लिए विवश करता है कि आप राज्य में संविधान के अनुसार कार्य करवाइए। ठीक है, ये केंद्र का दायित्व दे रखा है कि आप
राज्य में सुनिश्चित करे कि राज्य का कार्य संविधान के अनुसार ही चले। ठीक है। और अब बात करें तो आर्टिकल 356 क्या कहता है। 356 कहता है यदि राज्य संवैधानिक ढांचा के अनुसार कार्य नहीं करे तो उस समय आप क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 356 में दे रखा है। और आर्टिकल 365 की बात करें तो ये दे रखा है कि जब केंद्र किसी राज्य को निर्देश देता है और निर्देश के बाद भी यदि राज्य उस निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उस समय उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये दो स्थितियां या दो आर्टिकल हम कह सकते हैं, आर्टिकल 356 और 365। ठीक है, ये दो आधारों पर क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, यदि एक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसके बाद में संसद से आज्ञा लेनी पड़ती है। तो ये प्रावधान दे रखा है कि जब भी आप राष्ट्रपति शासन लगाओ तो उससे ठीक 2 माह के भीतर, ठीक है, ठीक 2 माह के भीतर दोनों सदनों से साधारण बहुमत से वो प्रस्ताव पारित कराना आवश्यक है। क्या है, साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर। आपने देखो राष्ट्रीय आपातकाल में पढ़ा था कि वहां पे 1 माह था। ठीक है, और कहाँ था, और इसमें क्या किस बहुमत की आवश्यकता थी, तो विशेष बहुमत की आवश्यकता थी, विशेष बहुमत की। परंतु देखो इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, उससे 2 माह का समय और साधारण बहुमत से जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित। वही बात करें देखो, यदि आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया और लोकसभा का विघटन हो गया तो फिर क्या होगा, तो आपको जब लोकसभा का पुनर्गठन होता है, पुनर्गठन के बाद जब बैठक होती है तो उस बैठक के 30 दिन के भीतर उसको पारित कराना आवश्यक है। लगभग 1 माह के अंदर पारित कराना आवश्यक है। ठीक है, यदि सबसे पहले लगाए तो 2 माह और साधारण बहुमत, यदि लोकसभा का विघटन के बाद यदि पुनर्बैठक होती है तो 30 दिन के भीतर आपको पारित कराना आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्रपति शासन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और आपको हर 6 माह में राष्ट्रपति संसद से अनुमति लेकर वो उस राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हर 6 माह में संसद में पेश करना पड़ता है, फिर से साधारण बहुमत से उसे पारित कराना पड़ता है। ठीक है, हर 6 माह में। और समय अवधि की बात करें तो देखो हर 6 माह में लगभग अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन कितना, अधिकतम तो बात करें तो अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितना, 3 वर्ष के बाद में आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। ठीक है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते, अधिकतम 3 वर्ष की प्रावधान दे रखा है हमारे संविधान में। अब देखो नोट करने वाली बात है, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो हर 6 माह में उसको क्या करना पड़ता है, संसद में पेश करके वापस आगे बढ़ाना पड़ता है। यदि उस राष्ट्रपति शासन का 1 वर्ष हो गया तो 1 वर्ष के बाद आप फिर से 6 माह के लिए आप तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब ये 2 शर्तें आपको पूरी करनी आवश्यक है। यदि पूरा भारत में यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, यदि पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया हुआ है तो आपको फिर से 6 माह के लिए क्या मिल जाती है, आगे बढ़ाने की अनुमति मिल जाती है। और दूसरा, यदि चुनाव आयोग कह दे कि अभी उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, अभी कठिनाई उपस्थित है, उस समय आप राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाया जा सकता है 6 माह के बाद, नहीं अन्यथा 1 वर्ष के बाद अधिकतम समाप्त हो जाता है। और अधिकतम से अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। फिर ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि जब राष्ट्रीय आपातकाल चलता है और यदि चुनाव आयोग कह देता है कि कठिनाई चल रही, इन 2 शर्तों को छोड़कर, ठीक है, आपको 1 वर्ष के बाद। अब देखो उसकी समाप्ति के बारे में देखें तो समाप्ति कब की जा सकती है, राष्ट्रपति बिना संसद की अनुमति के उस प्रस्ताव को, मतलब राष्ट्रपति शासन को वापस ले सकता है। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, मतलब राष्ट्रपति सरकार पर निर्भर करता है ये।
और इसके लिए संसद की कोई अनुमति की आवश्यकता होती नहीं है। जब लगाते हैं तो उस समय आवश्यकता होती है जैसे कि साधारण बहुमत से, परंतु जब समाप्ति की बात करें तो ये आवश्यकता इसमें नहीं दे रखी है हमारे संविधान में। अब बात करें तो संविधान जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देखो तो जब किसी राज्य में आपातकाल लगता है तो उस राज्य की जो भी शक्तियां होती है, कार्यकारी शक्तियां क्या होती है, देखो कार्यकारी शक्तियां, ठीक है, विधायी शक्तियां, ठीक है, वित्त से संबंधित कोई शक्तियां हो तो वो सब की सब कहाँ स्थानांतरित हो जाती है, राष्ट्रपति के पास। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति राज्य की सलाह के राष्ट्रपति राज्यपाल होता है, राज्यपाल को सौंप दे या किसी सचिव को सौंप दे, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, ठीक है। परंतु पूर्ण शक्ति किस पे आ जाती है, राष्ट्रपति पे आ जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन ने ये सब उल्लेख करता है कि संपूर्ण और संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है, ठीक है। उस समय और क्या प्रभावित होता है कि मुख्यमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, ठीक है। जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, मुख्यमंत्री समेत, ठीक है। पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाया क्यों जाता है, जब या तो संवैधानिक तंत्र आप अपने हिसाब से नहीं चला रहे, संविधान के अनुसार नहीं चला रहे, और दूसरी बात कि आप केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे, तो कौन नहीं कर रहा है, तो मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है, तो ये मुख्यमंत्री को क्या कर देते हैं, मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं, ठीक है। अब बात करें तो दूसरों कि राज्य विधानसभा भंग होती है तो वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि उसे विघटित करे या निलंबित कर सकता है, कर भी सकता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, परंतु मंत्रिपरिषद तो भंग होती है। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। अब बात करें तो जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो जो राज्य सूची के संबंधित कोई भी कानून है तो वो राष्ट्रपति संसद को दे सकता है कि इससे संबंधित आप कानून बनाइए, ठीक है। फिर बाद में जो कानून की शक्ति किसके पास आ जाती है, तो संसद के पास आ जाती है। यदि संसदीय लोकसभा भंग है तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं, ठीक है। अध्यादेश वाला वीडियो हम आगे दूसरे कभी किसी क्लास लेकर आपको बताएंगे। अब देखो नोट करने वाली बात है, जब कोई राज्य सूची से संबंधित कोई आपातकाल में राष्ट्रपति शासन के समय कोई कानून बनाते हैं तो वो कहाँ तक प्रभावी रहता है। तो सबसे पहले देखो, आप जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है और संसद कानून बनाती है तो वो कानून घोषणा की समाप्ति तक अप्रभावी नहीं होगा। मतलब कि घोषणा समाप्त हो गई तो वो कानून भी समाप्त होगा, ऐसा नहीं है। वो बाद में राज्य विधानसभा पर निर्भर करता है कि वो कानून वापस ले या परिवर्तन करे, पुनः लागू करे। ये फिर राज्य विधानसभा को सौंप दिया जाता है कि वो उसमें परिवर्तन करे या नहीं करे। परंतु वो अपना आप संविधान जो कानून बना हुआ है, जो कानून बनाया है संसद ने, वो भंग नहीं होता है। वो शक्ति दे रखी है विधानसभा को कि राष्ट्रपति शासन के बाद वो रखना चाहे या नहीं रखना चाहे, ठीक है। तो ये हो गई राष्ट्रपति शासन के बारे में कि राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, कौन कौन से प्रावधान बताए हमने, और संसदीय साधारण बहुमत से अनुमति लेते हैं वो भी बताया मैंने, और क्या परिणाम होता है वो भी मैंने बताया है। अब देखो अंत में देखो हम वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे। हमने देखो राष्ट्रपति शासन भी पढ़ लिया, राष्ट्रीय आपातकाल भी पढ़ लिया। अब लास्ट बचता है वित्तीय आपातकाल। देखो वित्तीय आपातकाल संविधान में क्या प्रावधान दे रखा है, तो आर्टिकल 360 ये किसके बारे में बताता है, तो वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि भारत में या भारत के किसी भी भाग में वित्तीय से संबंधित कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न हुआ हो, या धन से संबंधित, या धन की कमी हो गई हो, तो वित्तीय से संबंधित कोई भी वित्तीय कार्य, तो उस समय राष्ट्रपति क्या लगा सकते हैं, तो वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। भारत के अथवा भारत के किसी भी क्षेत्र में ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि कहाँ वित्तीय आपातकाल हुआ है।
परंतु एक अच्छाई वाली बात है कि भारत में अब तक कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है। और हमें देखो, राष्ट्रपति शासन की बात करें, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन लगभग हर एक राज्य में लगा हुआ है। मान लो औसतन देखें तो हर एक राज्य में 2 बार तो लगा ही लगा है। ठीक है। परंतु वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ये खास बात है। अब बात करें, देखो जब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तो उस समय संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। तो संसद की आवश्यकता मतलब जब भी हम वित्तीय आपातकाल लगाए तो उससे 2 माह के भीतर संसद के साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित कराना आवश्यक है वित्तीय आपातकाल के समय। ठीक है। यदि मान लो कि जब भी वित्तीय आपातकाल लगाया गया तो तब लोकसभा का विघटन हो रखा है, तो उस समय क्या होगा कि लोकसभा का पुनर्गठन के 30 दिन के भीतर प्रस्ताव को पारित कराना आवश्यक है। ठीक है। ये पुनर्गठन, जब लोकसभा का नया चुनाव होता है, नए चुनाव के बाद जब सरकार बनती है तब लोकसभा की पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक से ही 30 दिन के भीतर आप पारित करिए, नहीं तो वित्तीय आपातकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। और जब लगाया जाता है तो 2 माह का समय मिलता है, वो भी साधारण बहुमत के साथ। ये स्थिति किस में, तो राष्ट्रपति शासन में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन में। परंतु राष्ट्रीय आपातकाल में ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या विशेष बहुमत है और 1 माह का समय है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये उपबंध। ठीक है। परंतु ये वाला सेम है क्योंकि विघटन के बाद में हमें 30 दिन का ही समय मिलता है या देते हैं। अब समय अवधि की बात करें तो वित्तीय आपातकाल की खास बात है कि इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और न ही आपको संसद से वापस पारित कराना पड़ता है। अधिकतम समय सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है कि आप कितने भी समय, जब भी वित्तीय आपातकाल जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप उस समय सीमा तक आप क्या कर सकते हैं, ये जारी रख सकते हैं वित्तीय आपातकाल। ठीक है। और इसे जारी रखने के लिए संसद के पुनः मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं हुई। ये दोनों विशेषता केवल और केवल वित्तीय आपातकाल में मिलेगी, ना कि राष्ट्रीय आपातकाल और न ही राष्ट्रपति शासन में। क्योंकि राष्ट्रपति शासन में देखें तो अधिकतम कितनी सीमा तय रखी, तो 3 वर्ष। ठीक है। आप अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। हर 6 माह में आपको रिन्यू कराना पड़ता है आपको संसद में जाके। अब देखो, और दूसरी बात करें तो वित्तीय आपातकाल के क्या प्रभाव पड़ते हैं। हम देखें तो धन से संबंधित आपातकाल, यदि आपातकाल होगा तो राष्ट्रपति को क्या शक्ति दे रखी है धन से संबंधित। सबसे पहले बात करें तो वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र की कार्यकारी शक्ति का क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। ठीक है। फिर केंद्र सरकार अपने अनुसार किसी राज्य को क्या दे सकती है, वित्तीय आदेश दे सकती है कि आप उतना खर्च करें, उतना कम खर्च करें, हम आपको रुपए देंगे या नहीं देंगे। ये केंद्र पर निर्भर करती है। पूरा और पूरा वित्तीय ढांचा किस पे निर्भर कर जाता है, तो केंद्र पर। और पूर्ण शक्ति किस पे आ जाती है, वित्तीय, तो केंद्र पर आ जाती है। ठीक है। देखो, इसमें आपातकाल भंग नहीं होता है भाई साहब, इसमें मूल अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। इसमें वित्तीय से संबंधित जो भी प्रावधान है वो सारे प्रभावित होते हैं क्योंकि वो केंद्र के अनुसार चलते हैं। ठीक है। और बात करें, देखो सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा लाया जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकारी इसको रोक सकते हैं। ठीक है। अभी क्या होता था, वित्तीय आपातकाल चल रहा है और आप धन विधेयक खर्चा के बारे में आप ला रहे, तो उसके समय राष्ट्रपति को अधिकार मिल जाता है कि उसको क्या कर सकते हैं, रोक कर रख सकते हैं, चाहे राज्य विधानमंडल हो या संसद। ये भी अधिकार दे रखा है इसमें वित्तीय आपातकाल के समय। और राज्य में जो भी सेवारत सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन और भत्तों में क्या की जाती है, कमी कर सकते हैं। बोले चाहे ABCD किसी भी वर्ग में हो, सभी व्यक्तियों की वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती हैं। ठीक है, सकते हैं। अब बात करते हैं, राष्ट्रपति इन वेतन भत्तों में कटौती के निर्देश भी दे सकते हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग हो या सभी किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, चाहे केंद्र में कार्य कर रहे हो या
राज्य में काम कर रहे हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी जैसे ABCD कोई भी ग्रुप हो, उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को वेतन और भत्ते में कटौती करने के निर्देश राष्ट्रपति दे सकते हैं। ठीक है, और राज्य में भी यही स्थिति है। और जो कि देखो उच्च न्यायालय के भी वेतन में कटौती कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की वेतन में भी कटौती कर सकते हैं। ये वित्तीय शक्तियां दे रखी हैं किसे, राष्ट्रपति को। ठीक है, हमने देखो तीनों पढ़ लिए, राष्ट्रपति शासन भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल भी पढ़ लिया, और तीसरा वित्तीय आपातकाल भी पढ़ लिया, और इनके प्रभावों के बारे में हमने बात की है। देखो राष्ट्रपति शासन दो आधार पर हमने बताया था, एक तो 356 और 365 के तहत बताया गया है, वही राष्ट्रीय आपातकाल तो 352 और वित्तीय आपातकाल 360 के बारे में। और देखो मौलिक अधिकारों को प्रभाव की बात करें तो मैंने राष्ट्रीय आपातकाल के समय बताया था 358 और 359, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच अंतर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और संसद की अनुमति भी आपको याद रखनी है। जैसे कि हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, वहीं दोनों फिर वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति आपातकाल की देखें तो साधारण बहुमत की। ठीक है, और इसमें 1 माह का समय देता है, वहीं इसमें 2 माह का समय रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कॉपी और नोटबुक देके एक बार छोटा सा नोट बना लीजिए ताकि आपको बार बार ऐसे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं हो। एक बार रिवीजन कर ले तो फिर बाद में आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।